कई साल पहले खाना चूल्हे पे बनता था तो कितनी ज्यादा दिक्कत होती थी। बट फिर स्टोव और कुकर का इन्वेंशन हुआ। हम इस इन्वेंशन को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट असल में एक छोटी सी चीज को बनाने में कितना ज्यादा साइंस और दिमाग लगता है ताकि वो यूज करने के लिए सेफ हो। तो प्रेशर कुकर बनाने वाली भी कुछ ही कंपनीज है, जैसे कि प्रेस्टीज और हॉकिंग्स। तो अगर आप इनका शेयर प्राइस देखेंगे तो आपको अंदाजा लग ही जाएगा कि इन कंपनीज का शेयर प्राइस कहां से कहां पहुंच चुका है। तो इससे हम इन कंपनीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये सोचकर कि ये किसी काम की नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और आईपीओ एनालिसिस जो है स्टोवक्राफ्ट्स का। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस आईपीओ से रिलेटेड सब कुछ, जैसे कि कंपनी प्रोफाइल्स, पीयर्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड और भी बहुत सारी चीजें, जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि वेदर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस बात का, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए पहले कंपनी के बारे में थोड़ा ब्रीफ समझ लेते हैं कि आखिर ये करती क्या है। स्टोवक्राफ्ट्स इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग किचन अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कुछ रिनाउंड ब्रांड्स को ओन करती है, जैसे कि पिजन, गिल्मा, जिसमें वो कुकर, नॉन स्टिक कुकवेयर, गैस एंड इंडक्शन, मिक्सर ग्राइंडर जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इवन स्टोवक्राफ्ट ने किचन अप्लायंस के प्रीमियम प्रोडक्ट्स जैसे कि जूसर्स, ब्लेंडर्स, ब्रेकफास्ट अप्लायंसेस के सेगमेंट में एंटर करने के लिए यूएस बेस्ड एक कंपनी स्टैनली ब्लैक एंड डेकर के साथ एक ब्रांड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया ताकि वो ये सारे प्रोडक्ट्स के मार्केट को भी टैप कर सके। लेकिन इस सब में से पिजन और गिल्मा वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड्स है जो पिछले 15 सालों से अपनी प्रेजेंस मार्केट में शो कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि पिजन के अंडर वो जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे कि कुकवेयर्स, कुकटॉप, स्मॉल किचन अप्लायंसेस और एलईडी वगैरह, इस ब्रांड से उन्हें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे कि आप इस टेबल से देख सकते हैं कि 2020 में उन्हें ऑलमोस्ट 86.20% का रेवेन्यू सिर्फ इसी से जनरेट हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब ये सब सुन के तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि ओ, पिजन से कंपनी को इतना ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो कितनी अच्छी बात है। अरे बट रुकिए, यहाँ पे एक गड़बड़ और भी है। आज से कुछ साल पहले 2003 में स्टोवक्राफ्ट्स ने अपनी ही एक एसोसिएट कंपनी PAPL को ओरल एग्रीमेंट के थ्रू अपने ब्रांड पिजन को यूज़ करने की अथॉरिटी दे दी थी और उसके बाद PAPL ने पिजन ब्रांड के अंडर कई सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर्स वगैरह। बट फिर बाद में स्टोवक्राफ्ट्स ने इस ओरल एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया और कहा कि अब से आप हमारे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे और ना ही उसे सेल करेंगे। और फिर 2015 में स्टोवक्राफ्ट्स ने PAPL के अगेंस्ट एक लीगल केस फाइल किया कि उनके ये ओरल एग्रीमेंट का गलत फायदा उठा रहे हैं और आज की डेट पे अभी भी ये केस पेंडिंग है। तो इन फ्यूचर इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि ये ब्रांड स्टोवक्राफ्ट्स के पास ही रहेगा या नहीं, तो ये इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। एक और बात जो यहाँ गौर करने वाली है वो है ये कि उनके सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्हें रॉ मटेरियल जैसे कि ग्लास कंपोनेंट्स, एल्यूमिनियम, स्टील की ज़रूरत पड़ती ही है। वो सारा मोस्टली फॉरेन से सप्लाई होता है। तो अगर कल को किसी भी रीज़न की वजह से वो फॉरेन कंट्री से रॉ मटेरियल इम्पोर्ट ना कर पाए तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इवन उनके प्रोडक्शन और सेल्स पे भी इसका असर पड़ सकता है क्योंकि उस क्वालिटी के रॉ मटेरियल बना पाना ना के बराबर है। इवन रॉ मटेरियल के लिए इनके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है थर्ड पार्टी के साथ, उसमें से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है और ना ही कोई प्राइस गारंटी है। इसका मतलब अगर कल को किसी भी वजह से करेंसी में कोई फ्लक्चुएशन आती है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो रॉ मटेरियल पहले उन्हें कम दाम पे मिल जाता था वो करेंसी फ्लक्चुएशन के बाद शायद उन्हें महंगे पे मिले, और अगर ये महंगे में अपने रॉ मटेरियल्स को परचेज करेंगे तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि उनके प्रोडक्ट्स की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और क्योंकि जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है वहाँ ऑलरेडी बहुत ह्यूज कंपटीशन है, जैसे कि अगर हम इनकी पीयर्स की बात करें जो कि हॉकिंग्स या प्रेस्टीज, तो इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी है और प्राइसेस भी काफ़ी रीजनेबल है। तो ऐसे केसेस में अगर स्टोवक्राफ्ट्स अपने प्रोडक्ट्स को महंगे में बेचेगा तो कोई क्यों उनके प्रोडक्ट्स को खरीदेगा। और तो और इतने हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव कर पाना काफ़ी मुश्किल है, जहाँ पे इनके कई सारे लिस्टेड पीयर्स हैं जैसे कि प्रेस्टीज, हॉकिंस, बटरफ्लाई, गांधीमती अप्लायंसेस एंड और भी बहुत सारे, जिनका मार्केट शेयर भी स्टोवक्राफ्ट्स से काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इंडियन किचन अप्लायंस मार्केट के की प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर होने की बात करें तो आप इस टेबल से देख सकते हैं कि कौन सी कंपनीज किस पोजीशन पे है।
अब अगर बात करें इनके एक और ब्रांड गिल्मा की, जिसके अंडर ये एलपीजी स्टोव्स, किचन चिमनीज वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, इसके ऑलमोस्ट 65 फ्रेंचाइजी सिर्फ इंडिया के सदर्न एरिया में है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली इस ब्रांड की सेल्स से इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इससे कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कल को इस रीजन में कोई भी सोशल, पॉलिटिकल या नेचुरल कैलामिटी आती है तो इनके रेवेन्यूज डेफिनेटली सफर करेंगे। वही अगर हम पिजन और ब्लैक डेकर के फ्रेंचाइजी देखें तो वो पूरे इंडिया में ही हैं। वही अगर हम बात करें इनके कुकिंग हॉब्स या एलपीजी गैस स्टोव्स की, तो उसमें दो टाइप की कैटेगरीज होती है। एक बिल्ट इन हॉब्स जो कि कुछ इस टाइप के होते हैं, जो कि परमानेंटली आपके किचन प्लेटफॉर्म पे फिक्स हो जाते हैं, और दूसरे होते हैं फ्री स्टैंडिंग हॉब्स जो कि पोर्टेबल होते हैं। तो प्रेस्टीज के बाद स्टोवक्राफ्ट ही इसमें मार्केट लीडर है, जिसमें उन्होंने 2015 से 2020 तक 8.4% CAGR की ग्रोथ शो की है। इवन आप इस टेबल से देख सकते हैं कि फ्री स्टैंडिंग हॉब्स के मामले में पिजन मार्केट में लीडर है। और जैसा कि हमने पहले देखा था कि कंपनी को रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराने में दिक्कत हो सकती है, वैसे ही इसी से जुड़ा एक और रिस्क ये भी है कि उनके वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जनरली रॉ मटेरियल परचेजिंग से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेल्स तक काफ़ी टाइम लग जाता है, और उतने टाइम तक आपका कैपिटल कई जगह अटका होता है, तो आपको उसको मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब इस टेबल से समझते हैं। इन्वेंट्री डेज आपको ये बताता है कि आपके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसकी सेल्स तक कितना टाइम लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 58 डेज तो इनको लग ही जाता है। फिर आता है रिसीवेबल डेज, जो आपको ये शो करता है कि आखिर प्रोडक्ट की सेलिंग के बाद आपको कितना टाइम लगता है उसे एक्चुअल कैश रियलाइज होने में, जिसमें अराउंड इन्हें 52 डेज लग ही जाते हैं। और फिर आता है पेएबल डेज, तो ये आपको ये बताता है कि कितने दिन में आप अपने रॉ मटेरियल प्रोवाइडर को पैसे पे करते हैं, तो ये अराउंड 83 डेज का टाइम लेते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि इतने टाइम पीरियड में उनका काफ़ी सारा कैपिटल फंसा हुआ है, तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करना बहुत ही बड़ा टास्क होता है। अब अगर हम बात करें इनके फाइनेंशियल रेशियोज की, तो अगर हम CFO वर्सेस पैट रेशियो देखें तो कुछ सालों से ग्रो ही हो रहा है। इवन इनका कैश प्रॉफिट मार्जिन भी कुछ सालों में बढ़ ही रहा है, और इनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कुछ सालों में इंक्रीज ही हुआ है। अगर हम इंडियन अप्लायंस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात करें तो उसमें 2022 तक 9% CAGR की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। बट क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, और यही अगर हम पर्टिकुलरली स्टोवक्राफ्ट के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कोई भी सस्टेनेबल मोड हमें दिखाई नहीं देता है। इवन कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ और एक्सपेंशन की बात करें तो उसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं दी गई है। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि वेदर ये कंपनी बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि प्रेस्टीज और हॉकिंस, जो इतने सालों से मार्केट में अपनी प्रेजेंस बनाए हुए हैं, क्या उनके सामने अपने आप को सस्टेन कर पाती है या नहीं। चलिए अब हमने पूरा एनालिसिस तो कवर कर ही लिया है, अब ये भी देख लेते हैं कि IPO आ कब रहा है और कंपनी का IPO लाने के पीछे क्या मोटिव है। तो कंपनी का IPO लाने के पीछे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला अपने बोरोवर्स को रीपे करने के लिए, और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। अब देख लेते हैं कि IPO आ कब रहा है। यह IPO फ्रेश इशू और OFS दोनों ही हैं। IPO की डेट है 25 जनवरी से 28 जनवरी तक। IPO का प्राइस बैंड है 384 रुपीज से 385 रुपीज। अब इस IPO को लेके आपके मन में क्या व्यूज है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।